आज का टॉपिक है एल्गोरिथम्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो बिफोर गोइंग टू एल्गोरिथम, आप जनरल चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे प्रोसेसर क्या करता है। प्रोसेसर आपने दिए हुए कमांड को एग्जीक्यूट करता है। आपको आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वी गॉट एन इंफॉर्मेशन। तो हर बार अपन इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइस से, लाइक माउस और कीबोर्ड। तो हर बार इनपुट डिवाइस से ही इनपुट मिलेगा ऐसा नहीं है। कभी कभी मुझे मान लो कि 100 कमांड देने हैं 1 बाय 1, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक फाइल में 100 इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता हूँ और बाद में वो फाइल को मैं प्रोसेसर को एग्जीक्यूट होने के लिए देता हूँ। तो प्रोसेसर क्या करता है, उसको प्रोसेसर उस फाइल को रन करता है। उस फाइल में क्या है, 100 रिकॉर्ड्स है। तो प्रोसेसर 1 बाय 1 उस कमांड को या उस इंस्ट्रक्शन को रन करता है। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वी आर राइटिंग अ कोड, या अपन कोडिंग करते हैं या अपन प्रोग्रामिंग करते हैं। तो कोई भी टास्क को अगर समझना है तो सबसे पहले एल्गोरिथम लिखना पड़ता है। मान लो कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना है, उस टास्क को, उसके फ्लो को समझने के लिए वी राइटिंग एन एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम, या एल्गोरिथम में क्या होता है। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है फॉर सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी टास्क को, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वी राइटिंग स्टेप बाय स्टेप वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। सो एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज it is finite step by step well defined instruction for solving a particular problem। कोई भी टास्क को परफॉर्म करना है तो वी राइटिंग एंड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन नोन एज एल्गोरिथम, दैट इज एल्गोरिथम। उसके बाद उसके फ्लो को समझने के लिए आप उसको डायग्रामेटिक बनाते हो, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो फिलहाल फ्लो चार्ट को न देखते हुए एल्गोरिथम पे आते हैं। यानी डेवलपमेंट इस तरह से होते, पहले राइटिंग एल्गोरिथम, देन फ्लो चार्ट एंड देन कोडिंग और प्रोग्रामिंग। तो एल्गोरिथम में सबसे पहले कोई भी टास्क का एल्गोरिथम लिखते हो तो उसका एम लिखते हैं अपन कि वो एल्गोरिथम किस काम के लिए यूज हो रहा है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसका पर्पज ऑफ एल्गोरिथम। सेकंड चीज, उस एल्गोरिथम में आने वाले वेरिएबल और इनपुट डेटा, यानी क्या क्या उस वेरिएबल में वेरिएबल आएंगे और क्या क्या अपन इसमें डेटा यूज कर रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में उसमें आने वाली जितनी भी इंस्ट्रक्शन है 1 बाय 1 अपन उसको लिखते हैं, स्टेप वाइज उसको लिखते हैं। द स्टेप इन एल्गोरिथम आर एग्जीक्यूट वन आफ्टर अदर। तो इसमें जो भी स्टेप लिखते हैं अपन, मान लो स्टेप 5 लिखे हैं, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले स्टेप 1 रन होंगी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन 4, देन 5। इसी ऑर्डर में वो क्या होता है, रन होता है। कंट्रोल में बी ट्रांसफर टू स्टेप n बाय यूजिंग स्टेटमेंट लाइक गो टू स्टेटमेंट। मान लो मुझे स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 3 में आना है, तो इस एल्गोरिथम में एक काम करने के लिए आप गो टू स्टेप n, यानी गो टू स्टेप 5, गो टू स्टेप 3, गो टू स्टेप 2, ऐसे आप लिख सकते हो। किस काम के लिए है वो, जंपिंग करने के लिए, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जाने के लिए। तो आपके सिलेबस में आपने डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से पढ़े हैं, आपने पढ़ा रिकॉर्ड,
अरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एल्गोरिथम आएंगे दैट डिपेंड ऑन अरे, अरे पे ही एल्गोरिथम आएंगे। तो इसके पहले मैंने ऑपरेशन बताया, क्या क्या ऑपरेशन होता है, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीट, सभी के लिए एल्गोरिथम है। अगर ट्रैवर्सिंग करना है इसके लिए भी एल्गोरिथम है, सर्चिंग करना है इसके लिए भी एल्गोरिथम है। तो आपके सिलेबस में अपन सामने देखेंगे बहुत सारे एल्गोरिथम्स, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीट, सॉर्टिंग, सभी एल्गोरिथम आप देखने वाले हो। तो इसके लिए आपको पहले तो एल्गोरिथम समझना है, उसके बाद आपको समझना है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ए हो गया आपका एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फिर आते हैं अब कंट्रोल स्ट्रक्चर पे। कंट्रोल स्ट्रक्चर, there are three type of control structure or flow of control. First one is sequential flow, second is conditional flow, that is called also selection logic, third is repetitive flow, that is called iteration logic. एक तीन टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। एक बार ये पढ़ लिए तो आपको प्रोग्रामिंग करना इजी जाता है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स होता क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स, अभी आपने देखा कि एल्गोरिथम में बहुत सारी स्टेप होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप रन होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मान लो कि मुझे एक स्टेप को छोड़ के हुए दूसरे स्टेप में जाना है, या मेरे पास ऐसा क्राइटेरिया है कि मुझे 2 नंबर दिए हैं और मुझे ग्रेटर नंबर चूज करना है। तो यहाँ पे मुझे डिसीजन लेना है कि ए नंबर बड़ा है कि बी नंबर बड़ा है। तो इस केस में आपका कंट्रोल, आपका फ्लो डिवाइड हो रहा है 2 हिस्से में। तो एक इस तरह से काम करने के लिए आपके पास है अलग अलग कंट्रोल स्ट्रक्चर। पहला है सीक्वेंशियल फ्लो। सीक्वेंशियल फ्लो, सीक्वेंशियल फ्लो मीन्स जितनी भी स्टेप है या जितनी भी मॉड्यूल्स है वो 1 बाय 1 रन होंगे। यानी मान लो कि आपके स्क्रीन पे डायग्राम है, इसमें 3 मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी। मॉड्यूल मीन्स एक मॉड्यूल में बहुत सारी स्टेप रह सकती है, ठीक है। मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्टेप्स और कलेक्शन ऑफ स्टेप यू कैन से। तो बहुत सारी स्टेप रहेंगी, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन रहेंगी एक मॉड्यूल में। तो इसने डायग्राम में मॉड्यूल ए रन हुआ, यानी उसके अंदर बहुत सारी स्टेप होंगी, ओ रन हो गई, देन रन मॉड्यूल बी, देन रन मॉड्यूल सी, यानी 1 बाय 1 मॉड्यूल रन होगा। यहाँ पे कोई जंप नहीं है, ओके। इन सीक्वेंशियल फ्लो मॉड्यूल आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद एक को क्या होगा, रन होगा। दैट इज सीक्वेंशियल फ्लो। अगर कोई भी फ्लो नहीं है, बाकी कुछ भी कंडीशन नहीं है, तो प्रोग्राम रन होगा एज अ सीक्वेंशियल 1 बाय 1। देन सेकंड, कंडीशन फ्लो। इन कंडीशन फ्लो one or other module is selected depending on condition. कंडीशन में होता है, अगर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल मुझे सिलेक्ट करना है, डिपेंड ऑन द कंडीशन, यानी एक कंडीशन ट्रू होने के बाद एक पर्टिकुलर मॉड्यूल रन होना चाहिए, तो मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है। यानी कंडीशन फ्लो में 3 टाइप के अल्टरनेटिव यूज करते हैं। एक है आपका सिंगल, सेकंड है डबल एंड थर्ड है मल्टीपल। तो सबसे पहले जाते हैं सिंगल, मल्टीपल और सिंगल अल्टरनेटिव्स। तो सिंगल अल्टरनेटिव में होता क्या है, उसको लिखने का तरीका है। सिंगल अल्टरनेटिव या जो भी कंडीशन स्टेटमेंट लिखना है, तो आपके पास इफ नाम की स्टेटमेंट है प्रोग्रामिंग में। इफ
इससे अपन कंडीशन फ्लो को डिटरमाइन कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। तो जो बॉक्स में लिखा है, बॉक्स में ये आपका जनरल फॉर्मेट, तो ये है आपका, इट इज अ, यू कैन से सिंटैक्स, ये आपका सिंटैक्स। यानी अगर इफ को लिखना है तो इसी तरह से मुझे लिखना पड़ता है, फॉर्मेट बोलते हैं, जनरल फॉर्मेट, सिंटैक्स, ठीक है। तो लिखने का तरीका है, इफ कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन आएगी, देन मॉड्यूल ए, उसके बाद एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। अब डायग्राम देखो, एक कंडीशन है, ए है आपका साइड में, राइट साइड में जो बनाया मैंने, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। ये आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मीन्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे अपन डायग्राम बनाते हैं, डायग्रामेटिक शो करते हैं समझने के लिए, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो डायग्राम में क्या बनाया है, पहला है कंडीशन, डिसीजन, मैंने एक डिसीजन लिया है, कंडीशन है, मान लो कि ए इज ग्रेटर देन बी। कंडीशन क्या लिखा मैंने, ए इज ग्रेटर देन बी। तो कंडीशन अगर मेरा ए बड़ा है, अगर कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है, यस होती है, दो पार्ट होती है कंडीशन, एक तो यस होंगी, नहीं तो फॉल्स होंगी। अगर इफ कंडीशन देन मॉड्यूल ए, इसका मतलब है अगर कंडीशन मेरी ट्रू है, मीन्स यस है, तो क्या रन होने वाला है, मॉड्यूल ए। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन सा पार्ट रन होने वाला है, दिस वन। यानी इसमें कोई भी मॉड्यूल मेरा रन नहीं हो रहा है। अगर कंडीशन क्या है, नो है, तो कोई भी पार्ट रन नहीं होगा। मीन्स इसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो ही मॉड्यूल एक रन होगा, वरना कोई भी मॉड्यूल रन नहीं होगा। यानी उसके पास एक ही ऑप्शन है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो मॉड्यूल ए, वरना नहीं। दैट इज अ सिंगल अल्टरनेटिव। फिर उसके बाद आने वाला है डबल अल्टरनेटिव्स। अब डबल अल्टरनेटिव में होता क्या है, डबल अल्टरनेटिव में दो पार्ट होते हैं, एक ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स होता है। तो हमेशा ट्रू पार्ट देन के बाद रहेगा, मीन्स इफ में रहेगा। जैसे मॉड्यूल है, जैसे यहां पे लिखा है, तो इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मॉड्यूल ए रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है, फॉल्स मीन्स एल्स पार्ट, दैट इज मॉड्यूल बी। तो उसमें दो पार्ट है, कंडीशन ट्रू हुई तो मॉड्यूल ए, कंडीशन फॉल्स हुई तो मॉड्यूल बी। अब डायग्राम देखो, अगर कंडीशन है, कंडीशन बनाई है मैंने, अगर यस है, अगर यस है तो मॉड्यूल ए रन होगा। मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, तो नंबर ऑफ स्टेप रन हो जाएंगे। कंडीशन फॉल्स हुई मीन्स नो हो गई तो मॉड्यूल बी। यानी इसमें चॉइस है, एक तो मॉड्यूल ए रन होगा, नहीं तो मॉड्यूल बी रन होगा। दोनों मॉड्यूल रन नहीं होंगे, डिपेंड ऑन कंडीशन, मॉड्यूल ए रन होगा, नहीं तो मॉड्यूल बी ही होगा। यानी इसमें दो पार्ट है, ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। ट्रू पार्ट लिखते कहाँ पे है, इफ के अंदर लिखते हैं, और फॉल्स पार्ट मीन्स एल्स के नीचे लिखते हैं, एल्स। तो ये आपका जनरल फॉर्मेट है, यानी आपको इफ को ऐसे यूज करना है, और ये उसका फ्लो चार्ट है। तो दो पार्ट हो गए हैं, कौन कौन से, एक है सिंगल अल्टरनेटिव, दूसरा है डबल अल्टरनेटिव्स। देन थर्ड इज मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। मल्टीपल अल्टरनेटिव मीन्स अभी मेरे पास दो कंडीशन थी, दो मॉड्यूल रन करने थे, तो मैंने डबल अल्टरनेटिव यूज किया। मीन्स कौन सा, इफ देन, और ट्रू फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट।
लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारे यम नाम के एम या मल्टीपल मॉड्यूल रन करना है डिपेंड ऑन द कंडीशन, तो मैं मल्टीपल अल्टरनेटिव को यूज़ करता हूँ। तो इसमें लिखने का तरीका इफ सेम है, सेम अभी तक लिखा वैसे ही। इफ इज अ कंडीशन स्टेटमेंट, तो लिखना है इफ। अब इसमें यम कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन 1, देन मॉड्यूल A1, एल्स इफ कंडीशन 2, देन मॉड्यूल A2। ऐसे करते कितने कंडीशन है, 2 से ज़्यादा है, 4 है, 5 है, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे कंडीशन यम। यानी दिस इज अ मल्टीपल मॉड्यूल को रन करना है और मल्टीपल कंडीशन आती है तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स का यूज़ करना है। अब मल्टीपल अल्टरनेटिव्स का एक एग्जांपल बताता मैं आपको। आपने 11th में स्विच स्टेटमेंट पढ़ी है, स्विच स्टेटमेंट, मल्टी डिसीजन स्टेटमेंट, वो केसेस के साथ रन करती है, यानी स्विच केस बोलते हैं। तो वो है आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट, दैट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अल्टरनेटिव। अभी छोड़ दो केस, स्विच केस को यहाँ पे आप, तो यहाँ पे इतना समझ लो कि इफ रहेगा और उसके एल्स में और एक कंडीशन रहेगी, तो उसके लिए आप लिखते हो यहाँ पे, क्या लिखा है आपने, एल्स इफ लिखा है, और इफ को एंड करना है तो आपने लिखा है बाद में एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। तो ये है आपकी मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। तो फिर से अपन रिवीजन लेते हैं। फर्स्ट थिंग सीक्वेंशियल फ्लो, उसमें क्या था, जो भी लिखना है 1 by 1 लिखना है, 1 by 1, ठीक है, नो जंप नो लूप, ठीक है। बाद में कंडीशन फ्लो में 3 टाइप के, डिपेंड ऑन कंडीशन 3 टाइप के अल्टरनेटिव्स है। पहला सिंगल, इसमें सिर्फ यस पार्ट होता है, फॉल्स पार्ट नहीं होता, एक ही मॉड्यूल रन होता है। सेकंड है डबल अल्टरनेटिव, इसमें 2 मॉड्यूल रहेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक मॉड्यूल रन होगा, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा मॉड्यूल रन होगा। एक आपकी स्क्रीन पे उसका एग्जांपल है, दैट इज मॉड्यूल ए, कंडीशन ट्रू हुआ तो रन होता है, नहीं तो मॉड्यूल बी होता है। मल्टीपल में होते हैं बहुत सारे, यानी 2 से ज़्यादा, ठीक है। मान लो मुझे एक हफ्ते में कितने दिन रहते हैं, 7 दिन। सपोज मुझे कंडीशन लिखना है कि अगर मैं यम प्रेस करूँगा तो मंडे आना चाहिए, टी करूँगा तो ट्यूसडे आना चाहिए, तो यह अचीव मैं कर सकता हूँ मल्टीपल अल्टरनेटिव, यानी 2 से ज़्यादा मॉडल को रन करना है डिपेंड ऑन द कंडीशन, तो आप मल्टीपल अल्टरनेटिव का यूज करते हो। तीसरा, अब है थर्ड टाइप का कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आप रिपीटेटिव फ्लो और इटरेशन फ्लो। क्या बोलते हैं आप इसको, रिपीटेशन फ्लो और इटरेशन फ्लो। रिपीटेशन फ्लो मीन्स एक ही काम को आपको, एक ही काम है, मान लो कि एक ही इंस्ट्रक्शन को आपको बार बार रन करना है, मल्टीपल टाइम, 100 टाइम, तो ये जाता है, वो बनता है आपका लूप, यानी एक ही स्टेटमेंट को आपको बार बार रन करना है, तो दिस इज कॉल्ड लूपिंग, और दिस इज कॉल्ड इटरेशन, और दिस इज कॉल्ड रिपीटेटिव फ्लो। तो हियर सर्टन मॉड्यूल इज एग्जीक्यूटली रिपीटेडली अंटिल कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब है जब तक कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी तो आपका इंस्ट्रक्शन रन होते जाएंगे मल्टीपल टाइम। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, यानी कंडीशन जब तक सेटिस्फाई रहेगी आपका लूप रिपीट होते रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स देखो, रिपीट फॉर k इक्वल टू R2s बाय T। अब इसको समझो, क्या लिखा मैंने, फोकस ऑन दिस, रिपीट फॉर k इक्वल टू R2s बाय T। फॉर इज एन
देखो सभी चीज़ें 11th में हुई है। लूपिंग स्टेटमेंट कौन कौन सी 11th में पढ़ी? 3 टाइप के लूप पढ़े आपने। फर्स्ट लूप डू वाइल, सेकंड वाइल, थर्ड क्या पढ़ा आपने? थर्ड फॉर लूप। ओके, तो सभी क्या है? लूपिंग स्टेटमेंट है, यानी एक आधी इंस्ट्रक्शन को बार बार रन करना है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार अपने को रिपीट करना है, तो अपन इस स्टेटमेंट को कोई भी लूप में डाल के लिखते हैं, इसको बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। तो फिलहाल वी फोकस ऑन फॉर स्टेटमेंट। वाइल भी है, डू वाइल भी लूप है, लेकिन अभी यहाँ पे फॉर का एग्जाम्पल देखो। फॉर के इक्वल टू आर टू यस, फॉर के इक्वल टू आर टू यस क्या है? लूपिंग के इक्वल आर टू यस। सो ये जो आर की वैल्यू है इसको बोलते इनिशियल वैल्यू। जो आर की वैल्यू है आपकी उसको बोलते इनिशियल वैल्यू, और ये जो यस है इसको बोलते फाइनल वैल्यू। दे आर कॉल्ड एज फाइनल वैल्यू। यानी के इक्वल टू आर टू यस, आर मीन्स इनिशियल वैल्यू, यस मीन्स फाइनल वैल्यू, बाय टी, टी मीन्स इंक्रीमेंट, यानी टी से इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या लिखा अपने? मॉड्यूल। उसके बाद एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। तो के आपका जो लिखा है अपन के इक्वल टू आर टू यस, के आपका है वेरिएबल, इंडेक्स वेरिएबल है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी आर और फाइनल वैल्यू रहेगी यस, और वो इंक्रीमेंट होगा टी के साथ, यानी टी से बढ़ेगा वो हर बार। कितने से बढ़ेगा? टी से बढ़ेगा। सपोज एक एग्जांपल लेते फॉर का। सपोज मुझे 1 to 100 नंबर डिस्प्ले करना है, तो क्या लूप बनेगा मेरा? मेरा लूप बनेगा के इक्वल टू 1 to 100, इस तरह से के इक्वल टू 1 to 100, और उसमें मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा डिस्प्ले के। अब के की वैल्यू क्या है? पहले फर्स्ट 1 है, तो के डिस्प्ले 1 हो जाएगा, के मीन्स 1। अब इसमें बाय टी नहीं लिखा है, तो बाय टी नहीं लिखा मीन्स वो बढ़ेगा एक से। जब मैं कोई भी वैल्यू बाय इंक्रीमेंट नहीं लिखता हूँ या बाय टी नहीं लिखता हूँ, तो वो बढ़ाएगा उससे एक से। तो बाय डिफॉल्ट होता है वो एक से बढ़ाना है, तो मुझे इंक्रीमेंट नहीं लिखना पड़ता है, वो अपने आप वैल्यू एक से बढ़ेगा। मैं पहली वैल्यू में डिस्प्ले करूँगा डिस्प्ले के, तो डिस्प्ले क्या होगा कि 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, ऐसे करके 100 तक। जब 101 हो जाएगा, के की वैल्यू 1 to 100 नहीं है, 101 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये है मेरा रिपीटेटिव फ्लो। रिपीटेटिव फ्लो मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आपको मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, तो इसको बोलते रिपीटेटिव फ्लो। और ये जो काम है वो अचीव होता है फॉर स्टेटमेंट से, यानी कंडीशन अचीव होता है इफ देन स्टेटमेंट से। कंडीशन अचीव होता है, एक इफ स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट है इफ देन। ओके, और फॉर रिपीटेटिव फ्लो जो एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए आप फॉर यूज करते हो, फॉर इज लूपिंग स्टेटमेंट, वाइल यूज करते हो और डू वाइल यूज करते हो। तो ये है आपका रिपीटेटिव फ्लो। यानी आज के लेक्चर में वी सी एल्गोरिथम, वी सी कंट्रोल स्ट्रक्चर, वी सी सीक्वेंशियल, कंडीशन एंड रिपीटेटिव। वंस अगेन सीक्वेंशियल, कंडीशन, रिपीटेटिव, 3 है। तो कंडीशन में 3 टाइप के हैं, सिंगल, डबल एंड मल्टीपल। तो देन कल एक वीडियो मैंने बनाया था स्टैक और क्यू के बारे में, तो टेक्निकल वजह से उसका आधा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आज फिर से वो टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं, बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ओके, तो कल के टॉपिक को अपन फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। कल मैंने बताया था स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। इन स्टैक
एटम्स आर इंसर्टेड फ्रॉम वन एंड एंड रिमूव फ्रॉम सेम एंड। इसमें आपका एक एंड क्लोज होता है, आपका एक एंड, दो एंड है, एक एंड क्या है आपका क्लोज है, ए एंड क्या है आपका ओपन है। तो जो भी होता है इंसर्ट और डिलीट वो ओपन एंड से ही होगा। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं? स्टैक। अब यहाँ पे दो ऑपरेशन में बता रहा हूँ, इंसर्ट और डिलीट। इंसर्ट मीन्स इस स्टैक में ऐड करो और डिलीट मीन्स इस स्टैक में से निकालो। अब एक टेस्ट दिए आपके सामने स्क्रीन पे ABCD, ये 4 टेस्ट मुझे 1 बाय 1 इंसर्ट करना है। मान लो कि A इंसर्ट किया, देन B किया, देन C किया, देन D किया। अब इस केस में सबसे पहले एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा? D होगा, बाद में C होगा, बाद में B होगा, बाद में A होगा। तो सबसे पहले डिलीट कौन सा हुआ? D। जो लास्ट इन हुआ है वही सबसे पहले डिलीट हुआ है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड लिपो स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको आप? लिपो स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लिपो, LIFO। लिपो मीन्स लास्ट इन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट लास्ट कौन सा इन हुआ है? D एलिमेंट। और डिलीट कौन सा होगा पहले? D एलिमेंट। तो इसको बोलते हैं स्टैक। स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। कौन से आधार पे है? लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। इसका एक एप्लीकेशन है। आप जो भी गैलरी मालूम है, मोबाइल गैलरी, तो आप जब भी फोटो निकालते हो तो आज का फोटो आपका गैलरी में सबसे ऊपर रहता है। तो दैट इज अ स्टैक एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन है उसके। बाद में देखते हैं क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर। क्यू में 2 एंड होते हैं, one end and this is another end। इसके 2 एंड है, दोनों एंड क्या है? ओपन है, ओपन। तो एक एंड से ऑपरेशन इंसर्ट होगा और दूसरे एंड से क्या होगा? डिलीट होगा। तो क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर। उसमें दोनों एंड ओपन रहते हैं, एक एंड से इंसर्शन होता है और एक एंड से डिलीशन होता है। तो समझ लो कि मैंने ABCD ऐसे टेक्स्ट इंसर्ट किए। जो पहले इंसर्ट होगा वही पहले डिलीट होगा। तो सबसे पहले डिलीट कौन सा होगा? A, देन B, देन C, देन D। तो जिस पैटर्न फॉर्मेट में अंदर आते हैं एलिमेंट वैसे ही वो डिलीट होते हैं। तो ऐसे इसको बोलते फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू इज अ FIFO स्ट्रक्चर। क्यू इज अ FIFO। FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक इज अ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड क्यू इज अ FIFO स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पेपर में, आपके खास पेपर में कोई भी एक सिंगल नहीं आएगा, इसका एक कंपैरिजन आएगा 3 मार्क के लिए। और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन और कंपेयर द स्टैक एंड क्यू विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको डायग्राम बनाना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना है। तो ये हो गया आपका स्टैक और क्यू। फिर आज का एक लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू। कहाँ पे अपन उसको यूज करते हो? तो एप्लीकेशन में देखना है आपको। समटाइम वी वांट टू restrict the operation though so that they can take place at beginning or end of the list, not in middle। कभी कभी आपको ऑपरेशन करते वक्त एक तो एक बिगिनिंग से ऑपरेशन करना है या एंड से करना है।
मिडल पार्ट में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। तो इस केस में ऐसे क्राइटेरिया में दे आर यूजिंग स्टैक एंड क्यू। तो मैंने आपको मोबाइल में गैलरी का एग्जांपल दिया है, दैट इज द यूज ऑफ स्टैक। तो जितने भी आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, फिर हो चाहे रिकॉर्ड हो, अरे हो, स्टैक हो, क्यू हो, लिंक लिस्ट हो या ट्री हो, सभी का रोल है मेमोरी डिज़ाइन में, यानी मेमोरी डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट में सभी का यूज़ होता है। तो आज का यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, कल मिलेंगे। थैंक यू।